गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव कि अपनी फर्स्ट बुक जिसका नाम है बी हाइव, उस बी हाइव में भी लेसन नंबर 9 और उस लेसन नंबर 9 का जो नाम है, जो टाइटल है, वो है द बॉन्ड ऑफ लव। तो अपन आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले, स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग आधा सा चैप्टर अपन ने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया कि इस लेसन के अपन लगभग 2 या 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें अपन ने आधे से ज़्यादा कहानी को डिस्कस कर लिया। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूं, जिससे अपनी मेमोरी में बनी रहे कि कहानी क्या है और किस आधार पर चल रही है। उसके बाद अपन आगे की कहानी को आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है कि लेखक और लेखक के कुछ मित्र के पाठ को लिखने वाला जो राइटर है, वह राइटर और राइटर के कुछ दोस्त एक यात्रा पर जाते हैं और वह यात्रा मैसूर की यात्रा होती है। तो मैसूर की यात्रा पर जाते समय वे रास्ते में गन्ने के खेतों के पास से होकर के गुजरते हैं। जब वो गन्ने के खेतों के पास से होकर गुजर रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं, वो ध्यान देते हैं, उनको ये पता लगता है कि कुछ लोग अपने गन्ने के खेतों में से जंगली सूअरों पर गोली चलाकर उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। अर्थात वह गोली चलाते हैं और गोली चला करके सूअरों को अपने खेतों में से दूर भगाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ सूअरों में तो गोली लग जाती है, अर्थात वह गोली का शिकार हो जाते हैं और वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन कुछ सूअर जो होते हैं वे बच करके बाहर निकल जाते हैं। तभी सारी चीजें एकदम शांत सी हो जाती हैं। तो लेखक और लेखक के मित्र सोचते हैं कि लोगों के द्वारा उन सूअरों को भगाने का जो काम है वह पूरा हो चुका है, तो वह आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक घटना घटती है। उनका ध्यान एक जानवर पर जाता है, एक ऐसे जानवर पर जाता है जो कि झबरीला, बहुत लंबे लंबे घने बालों वाला होता है। वह जानवर उनके सामने आता है तो लेखक उस जानवर को देख करके मन ही मन विचार करता है कि मैं अकारण ही, बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के इस निर्दयी प्राणी, इस निर्बल प्राणी पर, इस प्राणी के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य जो होता है वह उस प्राणी के, उस जानवर के साथ में होता है। लेखक के मित्रों में से एक मित्र इस प्रकार से नहीं सोच पाता और वह शीघ्र ही उस जानवर पर गोली चला देता है। जब वह जानवर पर गोली चलाता है तो जानवर गोली लगने के बाद मृत शरीर को गिराता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात जब जानवर में गोली लग जाती है तो जानवर का जो शरीर होता है वह जमीन पर गिरने लगता है, और जैसे ही वह शरीर जमीन पर गिरता है उस शरीर के पिछले हिस्से से एक फर जैसी आकृति, अर्थात एक बालों की रोएदार जो आकृति होती है वह अलग होती हुई नजर आती है। इस चीज को देख करके लेखक और लेखक के मित्र चौंक जाते हैं, वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि वो बाल जैसी आकृति जो उस जानवर के पीछे वाले हिस्से से अलग होती है वह कोई बाल नहीं होते हैं, बल्कि वह एक छोटा सा भालू का बच्चा, बेबी बियर कब, छोटा सा भालू का बच्चा होता है। वह छोटा सा भालू का बच्चा उस मृत पड़े हुए शरीर के इर्द गिर्द बड़ी ही करुण आवाज करते हुए, बड़ी ही दुखपूर्ण आवाज को करते हुए चक्कर लगाता है। लेखक को उस पर दया आती है, लेखक उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भालू का बच्चा डर के या किसी भी कारण से भगता है और भग करके गन्ने के खेतों में घुस जाता है। लेखक और लेखक के मित्र बड़ी ही मेहनत के बाद उसका पीछा करते हुए उस भालू को बच्चे को पकड़ने के लायक हो पाते हैं। जब लेखक उस भालू के बच्चे को पकड़ रहा होता है तो उस समय लेखक के हाथ में उस बच्चे के पिछले हिस्से के बाल आते हैं, और जब वह उसको पकड़ता है तो जो भालू का बच्चा होता है वह अपने नुकीले दांत और मुड़े हुए नुकीले पंजों से उसको काटने की, उसको खरोचने की कोशिश करता है। लेकिन लेखक अपने साथियों की मदद से उस बच्चे को पकड़ता है और अपने साथ में लाए हुए जूट के एक थैले में उसको रख देता है। और रखने के बाद जब वह वापस अपने देश बेंगलोर, अपनी जगह बेंगलोर लौट कर आता है तो वह उस भालू के बच्चे को बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक, बड़ी ही आनंदित मुद्रा में अपनी पत्नी को एक उपहार के रूप में भेंट कर देता है।
लेखक की पत्नी उस भालू के बच्चे को पाकर के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको समय बिताने के लिए, उसको अठखेलियाँ करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए उसको कोई चीज़ मिल जाती है। वह बहुत ही शीघ्र उस भालू की बच्चा जो होता है उसकी गर्दन के चारों ओर एक रंगीन रिबन बांध देती है। और जब कुछ समय के बाद ये पता लगता है कि जो भालू का बच्चा लेखक लेकर आया है वह भालू का बच्चा एक नर जाति का है। क्या है? एक मेल है, एक नर जाति का है। तो लेखक की पत्नी उसका नामकरण करती है और नामकरण के दौरान उसको नाम दे दिया जाता है ब्रूनो। अब वो भालू का बच्चा ना रह करके क्या बन जाता है? ब्रूनो बन जाता है। लेखक कहता है कि ब्रूनो जो है बहुत ही जल्दी इनके परिवार में घुल मिल जाता है। लेखक के घर में किराएदार रहते हैं, किराएदार के बच्चों के साथ घुल मिल जाता है और यहाँ तक कि लेखक के घर में पहले से रह रहे 2 अल्सेशियन प्रजाति के जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों के साथ भी वो घुल मिल जाता है। उस भालू का समय अर्थात ब्रूनो का समय ज़्यादातर खेलने में, घर से रसोई और रसोई से आंगन तक दौड़ने में या फिर लेखक के जो सोने के बिस्तर होते हैं उन बिस्तरों में व्यतीत होता है। फिर अचानक ही एक दिन एक घटना घटती है कि जो लेखक है वह पुस्तकालय में चूहों से परेशान होता है कि लेखक की जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी में चूहे अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं। तो लेखक उन चूहों को मारने के लिए या उन चूहों को दूर करने के लिए अपनी लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट नाम का एक विषैला पदार्थ, जिसे अपन जहर कह सकते हैं, कि लेखक अपनी लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट नामक जहर को रखता है। भालू जैसा कि उसकी आदत होती है वह कभी भी लाइब्रेरी में घुस जाता है और कभी भी बाहर निकल आता है। तो जब लेखक बेरियम कार्बोनेट नामक जहर को वहां रखता है तो संयोग से या दुर्भाग्य से भालू उस लाइब्रेरी में घुसता है और उस बेरियम कार्बोनेट नामक जहर को खा लेता है। जैसे ही वह बेरियम कार्बोनेट नामक जहर को खाता है उसके शरीर में पैरालाइसिस, लकवे की स्थिति पैदा हो जाती है और उसका यह असर होता है कि भालू अर्थात ब्रूनो जो होता है वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। वह जैसे तैसे घसीटता हुआ, अपने शरीर को घसीटता हुआ लेखक की पत्नी तक पहुंचता है। लेखक की पत्नी बिना सोचे समझे एकदम जोर से चिल्लाती है और लेखक को आवाज लगाती है। लेखक जो कि उसकी आवाज से अनुमान लगा लेता है कि मामला क्या हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले से मालूम था कि इसकी जो आदत है वो यही है, वह कभी भी लाइब्रेरी में घुस जाता है और किसी भी प्रकार की चीज को खाने लग जाता है। तो लेखक पूर्व अनुमानित होता है, तो लेखक पहले से ही अनुमान लगा लेता है कि मामला क्या है। तो वह अपनी पत्नी के पास जाने की बजाय सीधे ही अपनी गाड़ी की ओर दौड़ता है और गाड़ी में बैठ करके वेटनरी डॉक्टर जो पशु चिकित्सक होता है उसके घर पर पहुंच जाता है। पशु चिकित्सक के घर पर पहुंच करके वह हाँफती हुई अवस्था में, हड़बड़ी की अवस्था में बताता है कि एक टेम बियर, कि एक पालतू भालू है, बेरियम कार्बोनेट पॉइजन, बेरियम कार्बोनेट जहर को खाया गया है। व्हाट विल डू, अपन क्या करें? तो जो वेटनरी का डॉक्टर होता है वह उस लेखक की बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनता है और ध्यानपूर्वक सुन करके अपनी चिकित्सा की किताबों को निकालता है और चिकित्सा की किताबों को निकालने के बाद बहुत ही जल्दबाजी में एक ज्वरप्रद जो तरीका होता है उस ज्वरप्रद तरीके से अनुक्रमणिका को देखने लगता है। अर्थात जो इंडेक्स होती है किताब में, जो सूची होती है, तालिका, उसको देखने लगता है और देखते देखते ही वह बातचीत करता है और बोलता है, आपने क्या बताया? बेरियम कार्बोनेट, इस प्रकार का जहर? हाँ, इस प्रकार के जहर के लक्षण पैरालाइसिस, लकवा आ जाता है। ट्रीटमेंट, उपचार के रूप में इस प्रकार के जहर का जो उपचार है उसके रूप में इंजेक्शन दिया जाता है। आप थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए, मैं अपनी दवाइयाँ और अपना इंजेक्शन लेता हूँ और फिर आपके साथ चल करके उस भालू की जान को बचाता हूँ। इस प्रकार से अपन ने कहानी को यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे की कहानी क्या है तो इसको पढ़ने के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं ले चलता हूँ आपको आगे की कहानी की ओर। तो देखिए, होल्ड हिम एवरीबॉडी। वेटनरी का डॉक्टर और लेखक दोनों दवाइयों के साथ में अपने घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद वो भालू के पास में हैं। और अब देखिए क्या होता है। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है, होल्ड हिम एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति उसे थाम लो। अर्थात वेटनरी का डॉक्टर उस भालू के पास पहुंच चुका है और भालू के पास पहुंच करके वो कहता है कि एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति होल्ड हिम, उसको क्या कर लो? थाम लो। अर्थात भालू के बच्चे को पकड़ लो। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स।
अब क्या होता है, जब सारे के सारे व्यक्ति उसको पकड़ लेते हैं तो देखिए इन गोज द हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मतलब होता है इंजेक्शन की सुई, वह इंजेक्शन की सुई जिससे दवा शरीर के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है, हाइपोडर्मिक। कि इन गोज द हाइपोडर्मिक, इंजेक्शन की सुई ब्रूनो के शरीर में प्रवेश करती है। ब्रूनो स्क्वील, स्क्वील का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। जैसे ही इंजेक्शन की सुई ब्रूनो के शरीर में जाती है, ब्रूनो जो होता है वह चीखता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है विषमारक, प्रतिरक्षक दवा। कि 10 cc ऑफ एंटीडोट, 10 cc विषमारक दवा जो होती है एंटर्स, प्रवेश करती है, हिज सिस्टम, उसके तंत्र में, विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना किसी बूंद को बर्बाद किए हुए। कि इंजेक्शन जो होता है वो 10 cc का होता है, तो बिना किसी बूंद को बर्बाद किए हुए 10 cc ऑफ एंटीडोट, विषमारक दवा की 10 cc जो मात्रा है एंटर्स हिज सिस्टम, ब्रूनो के शरीर में प्रवेश कर जाती है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। कि दवा दे दी गई और दवा देने के 10 मिनट बाद तक ब्रूनो की स्थिति में, ब्रूनो की हालत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वह लगातार तेज सांसें लेता है और उसका मुंह खुला का खुला हुआ है, उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आता है। अनोदर 10 cc इंजेक्टेड, तो क्या होता है उसके बाद अनोदर, दोबारा एक बार फिर से 10 cc इंजेक्टेड, 10 cc की जो दवा होती है वह इंजेक्टेड, शरीर के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश करा दी जाती है। अनोदर 10 cc इंजेक्टेड, कि जब हालत में सुधार नहीं होता है तो एक बार फिर 10 cc दवा की मात्रा उसके शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। 10 मिनट्स लेटर, अब फिर 10 मिनट बीतते हैं कि दोबारा दवाई देने के 10 मिनट बाद ब्रेथिंग लेस स्टोरियस, ब्रेथिंग जो सांस लेने की प्रक्रिया है वह सांस लेने की प्रक्रिया लेस स्टेटोरस, स्टेटोरस का मतलब होता है कम कर्कश, क्या होता है कम कर्कश, जिसे अपन यहां कह सकते हैं हल्का होना। कि 10 cc दवा जब दोबारा प्रवेश करा दी जाती है तो उसके 10 मिनट के बाद ब्रेथिंग, सांस लेने की प्रक्रिया लेस स्टेटस, थोड़ी सी कम होती है, अर्थात सांस का फुलाव जो तीव्र गति में चल रहा होता है वह थोड़ा सा मंद होता है, थोड़ा कम हो जाता है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स, और अब 10 मिनट के बाद ब्रूनो कैन मूव, ब्रूनो हिला सकता है, हिज आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ और अपने पैरों को, अ लिटिल, दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, दो हालांकि ही कैन नॉट स्टैंड येट, वह अभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। कि दवा देने के 10 मिनट बाद क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है कि ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स, ब्रूनो अपने हाथ पैरों को अ लिटिल, थोड़ा बहुत हिलाने के लायक हो जाता है। तो हालांकि ही कैन नॉट स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब थोड़ी सी हालत में सुधार आ जाता है। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद, अर्थात दवा देने के आधा घंटे के बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है, एंड हैज अ ग्रेट फीड, और ग्रेट फीड का मतलब अत्यधिक भोजन करना। कि दवा का 10 मिनट में असर हुआ, वह अपने हाथ पर हिलाने के लायक हो पाया, और दवा के 30 मिनट बाद, कि 10 मिनट के बाद तो ये हुआ, और 30 मिनट अर्थात आधा घंटे के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि ब्रूनो जो होता है गेट्स अप, वो खड़ा होता है, एंड हैज अ ग्रेट फीड, और अत्यधिक मात्रा में खाने लगता है, भोजन करने लग जाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, डिसडेनफुली का मतलब होता है मजाकिया तरीके से, डिसडेनफुली मजाक पूर्ण तरीके से, खिल्ली उड़ाता हुआ तरीका, क्या किसी दूसरे व्यक्ति की खिल्ली उड़ाने का जो तरीका होता है वह कहलाता है डिसडेनफुली, जिसे अपन कह सकते हैं मजाक पूर्ण तरीका। कि वह बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करता है। ही लुक्स एट अस, और भोजन करते हुए लुक्स एट अस, हमारी ओर देखता है, कि वो खाते खाते हमारी ओर देखता है। डिसडेनफुली, बिल्कुल खिल्ली उड़ाने वाले तरीके से। एज मच एज टू से, बिल्कुल ऐसे जैसे तो वो कहना चाहता हो,
कि वो खिल्ली उड़ाने वाले तरीके से खाते हुए रूप में हमको देखता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तो वो हमसे ये कहना चाह रहा हो, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि काले रंग के बड़े से मेरे जैसे भालू के लिए, समझना, बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे काले रंग के बड़े से भालू के लिए व्हाट इज बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट चीज क्या है, मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा इस बेरियम कार्बोनेट नामक चीज का, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या चीज है बेरियम कार्बोनेट, वो ऐसा कहना चाहता हो। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है, क्या है, ब्रूनो अभी भी खा रहा है, कि वो ऐसे मजाकपूर्ण तरीके से हमारी ओर देखता है और वो ये ऐसा लगता है हमको कि शायद वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, हमसे ये कहना चाहता है कि मेरे लिए बेरियम कार्बोनेट नामक कोई चीज है ही नहीं, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा करते हुए और वो लगातार खाता रहता है। आगे देखिए, अनोदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, अनोदर टाइम, अब वो दूसरी घटना बताता है लेखक कि एक बार तो उसके साथ क्या हादसा हुआ, बेरियम कार्बोनेट खा लिया लाइब्रेरी में जाकर के, अब दूसरा हादसा बताता है कि अनोदर टाइम, दूसरे किसी मौके पर, ही फाउंड, उसे मिल गया, नियरली, लगभग 1 गैलन, 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, पुरानी गाड़ी से निकाला गया इंजन ऑयल। कि एक दूसरा वाक्य और है जो ब्रूनो के साथ घटा है कि दूसरे किसी मौके पर ब्रूनो को गाड़ी से निकाला गया पुराना इंजन ऑयल मिल गया, जिसकी मात्रा लगभग 1 गैलन, 1 गैलन का मतलब होता है लगभग 4.5 लीटर, क्या होता है 1 गैलन, 1 गैलन का मतलब लगभग 4.5 लीटर, के लगभग 4.5 लीटर पुरानी गाड़ी का इंजन ऑयल उसको मिल गया। विच आई हैड ड्रेन्ड, जो मैंने ड्रेन्ड निकाल कर रखना, कि वो गाड़ी का इंजन ऑयल विच, जिसको आई हैड ड्रेन्ड, मैंने निकाल कर रखा था, फ्रॉम द स्टंप ऑन द स्टुडवेकर, स्टंप टंकी और स्टुडवेकर, ये स्टुडवेकर जो है एक गाड़ी का नाम है, कि मैंने उस इंजन ऑयल को स्टुडवेकर से, अर्थात मेरी स्टुडवेकर कंपनी की स्टुडवेकर जो गाड़ी थी उससे निकाल कर रखा था, एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन, और उसको कीपिंग, संभाल कर रखा था, एज अ वेपन, एक हथियार के रूप में, अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मिट्स, टर्मिट्स, टर्मिट्स का मतलब होता है दीमक, क्या होता है दीमक, कि मैंने उस गाड़ी के इंजन ऑयल को दीमकों के लिए एक हथियार के रूप में निकाल कर रखा था। तो शायद वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने दीमक मारने के लिए उस स्टुडवेकर नाम की गाड़ी में से इंजन ऑयल को निकाल कर रखा था, तो एक बार उसको वो इंजन ऑयल भी मिल गया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही, उसने बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही, ड्रैंक द लॉट, बहुत ज्यादा मात्रा में उस इंजन ऑयल को पी लिया, कि मैंने जो इंजन ऑयल बचा कर रखा था, निकाल के संभाल कर रखा था, उसने बहुत ही शीघ्र, जैसे ही वो इंजन ऑयल उसको मिला, उसने बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में उस इंजन ऑयल को पी लिया। बट, लेकिन, इट हैड नो इल इफेक्ट वाट एवर, लेकिन वाट एवर, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, इट हैड नो इल इफेक्ट, उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा, कि जब उसने अत्यधिक मात्रा में वो इंजन ऑयल पी लिया तो उस इंजन ऑयल का उसके ऊपर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा। देखिए, द मंथ्स रोल्ड ऑन, रोल्ड ऑन का मतलब होता है गुजरना, बीतना, चले जाना। द मंथ्स रोल्ड ऑन, समय बीतता गया, महीने बीतते गए, महीनों के बाद महीने बीतते गए। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन, और ब्रूनो, ग्रोन वयस्क होना, बढ़ना, ब्रूनो बढ़ता चला गया, मैनी टाइम्स, पहले से ज्यादा, द साइज, आकार में, ही वाज व्हेन ही केम, उस आकार में से जब वो आया था। समझो एक बार फिर कि द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने बीतने लगे, महीने बीतते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स, और ब्रूनो मैनी टाइम्स, पहले से ज्यादा बढ़ गया था, साइज, आकार में, ही वाज व्हेन ही केम, उस आकार से जब वह घर पर आया था। अर्थात लेखक जब उसको घर पर लेकर आया था तब वो एक छोटे से बच्चे के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, महीने बीते, वर्ष बीते, ब्रूनो के आकार में वृद्धि होने लगी और वो वयस्क हो गया।
ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियंस इन द हाइट, कि इन द हाइट, अगर ऊंचाई की बात करें, इन द हाइट, काहे की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में ही हैड इक्वल्ड, वो समान हो गया था द अल्सेशियंस, अल्सेशियन जो कुत्ते थे, जैसा कि बताया था मैंने पहले भी कि लेखक के घर में 2 अल्सेशियन प्रजाति के कुत्ते थे, तो ब्रूनो जो था वह बढ़ते बढ़ते ऊंचाई में अल्सेशियन कुत्तों के इक्वल बराबर हो गया था। एंड और हैड इवन आउटग्रोन देम, हैड इवन आउटग्रोन देम, कहीं ना कहीं उनसे भी बड़ा हो गया था। तो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में लगभग वह उन अल्सेशियन प्रजाति के कुत्तों के समान हो गया था, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो कहीं ना कहीं उनसे भी ऊंचा था, उनसे भी बड़ा हो गया था। बट लेकिन वाज जस्ट एज स्वीट, लेकिन वाज जस्ट एज स्वीट, उतना ही अच्छा था। स्वीट, स्वीट का मतलब वैसे नॉर्मली होता है मीठा, यहां पर मोहक, अच्छा लगने वाला, लेकिन उतना ही अच्छा था। जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही शरारती, मिस्चीवियस शैतानीपूर्ण, उतना ही शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब होता है चुलबुला, क्या होता है चुलबुला, उतना ही चुलबुला था। आई बात समझ में, कि जैसे हम उसको छोटेपन में लेकर आए थे तो उस छोटी अवस्था में वो जितना शरारती, जितना चुलबुला, जितना मनमोहक था, बड़ा होने के बाद भी वो उसी अवस्था में मनमोहक, शरारती और चुलबुला बना रहा। उसकी इन 3 क्वालिटियों में कोई भी चेंजेज नहीं आया। एंड और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल अस, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वह हम सबको बहुत प्रेम करता था, हम सब उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, अबव ऑल हम में सबसे ज्यादा, अबव ऑल हम में सबसे ऊपर, कि ब्रूनो हम सबसे प्रेम तो करता था, लेकिन हम में भी, अर्थात मेरे पूरे परिवार में, मुझ में, मेरे साथ रहने वाले किराएदार में, किराएदार के बच्चों में, अल्सेशियन प्रजाति के कुत्तों में, मेरी पत्नी में, हम सब में सबसे ज्यादा ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी पत्नी को प्रेम करता था। कि ब्रूनो का सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन था? मेरी पत्नी थी, वह मेरी पत्नी को प्रेम करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और मेरी पत्नी भी उसको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। शी लव्ड हिम टू, वह भी उसको अत्यधिक प्रेम किया करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, उसने हैड चेंज्ड बदल दिया था, हिज नेम उसका नाम, फ्रॉम ब्रूनो ब्रूनो से, कि मेरी पत्नी ने उस ब्रूनो जो भालू का नाम दिया था, उस भालू के नाम को ब्रूनो से क्या किया? बदल दिया था। ठीक है, टू बाबा, और वो नाम काय में बदला? बाबा में बदल दिया, कि शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, उसने उसका नाम ब्रूनो से बदलकर टू बाबा, बाबा रख दिया था। अ हिंदुस्तानी वर्ड, कि बाबा क्या है? हिंदुस्तानी वर्ड। बाबा एक भारतीय शब्द है। सिग्निफाइंग, सिग्निफाइंग का मतलब दर्शाना, चिन्हित करना, प्रतिबिंबित करना। एज यू लाइक जो आप अर्थ लगा सकते हो कि बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द है, सिग्निफाइंग, जिसका मतलब होता है, अर्थात बाबा नामक शब्द दर्शाता है स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे को। नॉर्मली छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपन भारतीय समाज में रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बाबा कहकर बुलाते हैं ना, बाबा। तो मेरी पत्नी ने ब्रूनो से बदलकर उसका नाम बाबा कर दिया। बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द जिसका मतलब या जिसका महत्व, जिसका अर्थ, तात्पर्य स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा होता है। एंड और ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, ही कुड डू, वो कर सकता था, अर्थात बाबा। अब मैं बाबा बोलूंगा क्यों? क्योंकि ब्रूनो का नाम क्या रख दिया? बाबा कर दिया, बदल दिया। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली होता है, अपन अपनी लोकेलिटी में देखते हैं, जब बच्चा छोटा सा होता है तो अपन उससे क्या बोलते हैं? गुड्डू। अपन उससे बोलते हैं काना, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं कि गुड्डू है, लड्डू है, काना है। लेकिन जैसे जैसे वो अवस्था में आता है और बड़ा होता जाता है, अपन उसको उसके वास्तविक नाम से बुलाते हैं। फिर तो वास्तविक नाम क्या हो सकता है? कौस्तुभ हो सकता है, अर्थव हो सकता है, रोहित हो सकता है, सुमित हो सकता है, इन्हीं नामों से बुला लेंगे। तो अब ऐसे ही लेखक की पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो से बदलकर बाबा कर दिया। अब मैं बाबा बोलूंगा, आप समझना ब्रूनो ही है। ठीक है ना, कि एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स,
वह अर्थात बाबा नाम का जो भालू था, वह भालू कुछ विशेष ट्रिक्स, चालाकियां, यहां अपन अर्थ लगाएं ट्रिक्स मतलब करतब, कि कुछ विशेष क्या कर सकता था, करतब कर सकता था, दिखा सकता था। एट द कमांड आदेश मिलने पर, कि जब उसको आदेशित किया जाता, कि जब उसको आदेश दिया जाता, बाबा रेसल का मतलब होता कुश्ती लड़ना, कि जब उससे कोई कहता कि बाबा रेसल, बाबा कुश्ती लड़ो, और बाबा बॉक्स, या फिर कोई कहता बाबा बॉक्स का मतलब बॉक्सिंग करना, मुक्केबाजी करना, कि बाबा मुक्केबाजी करो या बाबा कुश्ती करो। ही विगोरसली, तो वह विगोरसली बड़ी ताकत के साथ, बड़ी जोर के साथ, बड़ी दम लगा करके टैकल का मतलब होता है भिड़ जाना, क्या होता है, भिड़ जाना या उलझ जाना। वह बड़ी ताकत के साथ टैकल्ड, भिड़ जाया करता था, एनीवन, किसी भी व्यक्ति से, हु केम फॉरवर्ड, जो आगे आता, फॉर अ रफ एंड टम्बल, गुत्थम गुत्था होने के लिए। जैसे नॉर्मली होता है, इस चीज को दिमाग में रखो आप, कि अपने परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपन उन बच्चों से कहते हैं ना, हाँ आजा मैं तेरे साथ लड़ूंगा, लड़के बता, तो वो बच्चा भी अपनी जितनी ताकत होती है उस ताकत से अपने हाथ पैरों को अपने ऊपर मारने लग जाता है। फिर अपन कहते हैं कि बंदूक चला के बता कैसे चलाते हैं, तो वो बाबा इशारा कर देता है बच्चा का, हटाएं, इस प्रकार से बंदूक चलाते हैं। तो ऐसे ही जब कोई उस भालू के बच्चे से अर्थात बाबा से ये कहता कि बाबा रेसल के, बाबा कुश्ती करो, बाबा बॉक्सिंग करके बताओ, तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ उस व्यक्ति के साथ टैकल भिड़ जाता था जो व्यक्ति उसके सामने आता था। गिव हिम अ स्टिक, फिर वो बताता है गिव हिम अ स्टिक, उसे एक छड़ी पकड़ा दो, उसे एक लकड़ी पकड़ा दो, एंड से, और उससे ये कहो कि बाबा होल्ड गन, कि बाबा बंदूक को थाम, बाबा बंदूक पकड़ के बता बंदूक कैसे पकड़ते हैं, कि उसको एक लकड़ी पकड़ा दी और उससे ये कह दिया कि बाबा होल्ड गन, के बाबा बंदूक को पकड़ो, ये बंदूक है इसको पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वह तुरंत ही स्टिक, उस लकड़ी को पॉइंटेड, इंगित कर देता, एट यू, आपकी ओर, कि जब उससे कहते कि बंदूक पकड़, तो वह बिल्कुल बंदूक की तरह से उस डंडी को पकड़ के आपकी ओर इंगित कर देता, और ऐसा लगता जैसे वह अब आपको गोली मारेगा। इस प्रकार से वो किया करता। आस्क हिम, बाबा वेयर इज बेबी, उससे पूछो, कि उससे अगर कोई भी व्यक्ति पूछता, क्या पूछता, कि बाबा वेयर इज बेबी, कि बाबा बच्चा कहाँ है, बाबा वो छोटा बच्चा कहाँ है, तो एंड ही इमीडिएटली, तो वह इमीडिएटली, शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी, प्रोड्यूस, उत्पन्न कर देता, एंड क्रेडल का मतलब होता पालने में झुलाना, अपन यहां अर्थ लगा देते हैं क्रेडल, झोटा देना, कि वह बहुत ही जल्दी उत्पन्न करता। उत्पन्न करने का मतलब है यहां पर सामने लेकर आना, क्या करना, सामने लेकर आना, कि वह बहुत ही जल्दी सामने लेकर आता, एंड क्रेडल, और पालने में जैसे झुलाते हैं ऐसे झुलाने लगता, अफेक्शनेटली, स्नेह पूर्वक, स्टंप का मतलब होता लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी के टुकड़े को, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, जिसको वह केयरफुली, सावधानी पूर्वक, कंसील्ड, छिपा कर रखता था, इन हिज स्ट्रॉ बेड, अपने घास फूस के बिस्तर में। अब समझो कि जब कोई व्यक्ति उससे कहता कि बाबा बच्चा कहाँ है, तो वह बहुत ही जल्दी स्ट्रॉ बेड, अपनी घास फूस के बिस्तर में, कंसील्ड, छिपाए हुए, स्टंप ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े को, एक गट्टे को, प्रोड्यूस, निकाल कर लाता, एंड क्रेडल अफेक्शनेटली, और बड़े ही स्नेह पूर्वक उसको हिलाने लग जाता, उसको झुलाने लग जाता। अर्थात वो ऐसा प्रतीत करता, वो ऐसा बतलाना चाहता था कि ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये छोटा सा बच्चा है, आपने इसके बारे में पूछा है तो मैं लेकर आ गया हूं और इसको झोटा दे रहा हूं, झुला रहा हूं। आगे देखिए, बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ द टीनेंट्स, किराएदार, बिकॉज ऑफ द टीनेंट्स चिल्ड्रन, किराएदार के बच्चों के खातिर, बिकॉज ऑफ द टीनेंट्स चिल्ड्रन, किराएदारों के बच्चों के कारण, पुअर ब्रूनो, बेचारे ब्रूनो को, और बाबा, या फिर बाबा कहो, दोनों ही नाम है, कि किराएदारों के बच्चों के कारण उस ब्रूनो अर्थात उस बेचारे बाबा को, हैड टू बी केप्ड चेंड का मतलब होता है जंजीर में बांधना, जंजीर में बांधकर रखा जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, कि वह बड़ा हो चुका था, तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका थी, एक संशय था
कि ये किसी दिन ऐसा ना हो बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए किराएदारों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस बेचारे ब्रूनो को ज्यादातर समय अब रस्सी में बांध करके, जंजीर में बांध कर रखा जाने लग गया। आगे देखिए, देन माई सन एंड आई एडवाइज, कि देन तब, कि जब उसको जंजीर में बांध कर रखने लगे, इस प्रकार की नौबत आ गई या फिर वो इस प्रकार से आकार में बड़ा हो गया कि जब उसको जंजीर में बांध कर रखने की आवश्यकता महसूस होने लगी, तब माई सन, मेरे बेटे ने, एंड आई, और मैंने, अर्थात लेखक और लेखक के बेटे ने, एडवाइज माई वाइफ, मेरी पत्नी को सलाह दी। लेखक और लेखक के बेटे ने लेखक की पत्नी को सलाह दी, एंड फ्रेंड्स, और यहां तक कि लेखक के मित्रों ने भी एडवाइज्ड हर, उसको सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, के बाबा को एट मैसूर, मैसूर के चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। कि जब बाबा पूर्ण रूप से वयस्क और बड़ा हो गया और मन में शंकाएं सताने लगी कि ये किसी दिन अकारण ही बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, क्यों, क्योंकि है तो जानवर ही, क्या भरोसा, तो इसलिए मैंने, मेरे मित्रों ने, इवन दैट माई सन, और यहां तक कि मेरे बेटे ने भी, एडवाइज माई वाइफ, मेरी पत्नी को सलाह दी, क्या सलाह दी, कि टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, के बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर भेज दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग, वह इतना बड़ा हो गया था, टू कीप एट होम, के घर में नहीं रखा जा सकता था। यह है टू नेगेटिव होता है कि वह घर में रखने की तुलना में ज्यादा बड़ा हो गया था, अर्थात बाबा इतना मैच्योर, इतना बड़ा, इतना परिपक्व हो चुका था कि उसको अब घर में नहीं रख सकते थे। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, सच एडवाइस, इस प्रकार की कुछ सलाहों को सप्ताह भर बाद, कि इस प्रकार की सलाहें जो हम मेरी पत्नी को देते रहे थे, तो उसके सप्ताह भर बाद शी एट लास्ट कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, अंततः मेरी पत्नी भी सहमत हो गई। कि पहली बार जब हमने सलाह दी पत्नी राजी नहीं हुई, उसने कह दिया नहीं मैं तो घर में ही रखूंगी। दूसरी बार सलाह दी, मे बी पॉसिबल वो तब भी राजी नहीं हुई, लेकिन हम लगातार उसको सलाह पर सलाह देते गए, तो परिणाम ये निकला कि लगभग एक सप्ताह के बाद मेरी पत्नी भी उस बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में भेजने के लिए कंसेंटेड, सहमत हो गई, राजी हो गई। हेस्टली, शीघ्र ही, जल्द ही, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और वह अपना दिमाग बदल दे। चेंज हर माइंड का मतलब था इरादा बदलना, दिमाग बदलना, इरादा बदलना, कि मेरी पत्नी अपना निर्णय बदले, अपना इरादा बदले, उससे पहले बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही, ए लेटर वॉज रिटर्न टू द क्वार्टर ऑफ द जू, क्वार्टर ऑफ द जू, चिड़ियाघर के रक्षक को, चिड़ियाघर के संरक्षक को, चिड़ियाघर के प्रधान को एक चिट्ठी लिखी गई कि हमने समझाया, तो लगभग सप्ताह भर का समय लगा। सप्ताह भर समझाने के बाद मेरी पत्नी उसको चिड़ियाघर भेजने के लिए राजी हुई, और वह अपना निर्णय बदले, उससे पहले बहुत ही जल्दी हमारे द्वारा क्वार्टर ऑफ द जू, चिड़ियाघर के संरक्षक को, व्यवस्थापक को एक खत लिख दिया गया। खत में पूछा गया, डिड ही वांट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या वे अपने कलेक्शन के लिए, क्या चिड़ियाघर का प्रधान खुद के कलेक्शन के लिए एक पालतू भालू चाहता था। कि हमने चिट्ठी में पूछा कि क्या तुम अपने कलेक्शन के लिए, अपने चिड़ियाघर के लिए एक फालतू भालू को चाहते हो। तो देखिए, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ हम चाहते हैं, हमें खुशी होगी कि हमारे चिड़ियाघर में कोई पालतू भालू आए। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, लॉरी का मतलब बड़ी सी गाड़ी, लॉरी जनरली होती है मालवाहक गाड़ी, कि इन अ लॉरी, एक बड़ी सी मालवाहक गाड़ी के अंदर, द जू, जो चिड़ियाघर था, सेंट अ केज, एक पिंजरे को भेज देता है। कि जब हमने उसको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी का जवाब आया हाँ, कि हाँ हम एक भालू को रखना चाहते हैं, तो चिड़ियाघर के प्रबंधक ने, चिड़ियाघर के निदेशक ने एक बड़ी सी गाड़ी में एक केज, एक पिंजरा भेज दिया। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 किलोमीटर दूर, के 87 किलोमीटर दूर जो चिड़ियाघर था, वहां से चिड़ियाघर के प्रबंधक ने एक पिंजरा बड़ी सी गाड़ी में भेजा।
एंड और बाबा वाज पैक्ड ऑफ। पैक्ड ऑफ का मतलब रवाना करना। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उस गाड़ी में बैठा करके रवाना कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी को अगले के वीडियो में पढ़ेंगे। तो लगातार आप वीडियोस देखते रहें और तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।